नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ आज। दिन भर की बड़ी खबरें विस्तार से दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल असम दौरे पर हैं। आज उन्होंने नाजरा और सदिया विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस असम की जनता से किए गए सभी वायदों को पूरा करेगी। सीएम ने आमसभा को संबोधित करते हुए कहा कि समूह की ऊर्जा से इतना तय है कि कांग्रेस पार्टी ये सीट पिछले चुनाव में जो मार्जिन था उससे कहीं अधिक मतों से जीतेगी। कहा कि मैं जिस भी विधानसभा में प्रचार करने जा रहा हूं वहां पर कांग्रेस का प्रत्याशी ही मेरा नेता है और अपने नेता के साथ खड़े रहना हम सब कार्यकर्ताओं का दायित्व है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपका एक वोट किसी को अर्श और फर्श पर बैठा सकता है। उन्होंने वायदा किया, कांग्रेस सरकार चाय बागान कर्मियों को 365 रुपया, गृहिणियों को 2000 रुपये महीना और 200 यूनिट तक बिजली बिल माफ करेगी। साथ ही 5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। इधर भाजपा में उपेक्षा से नाराज बहुत से नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सोमवार को प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी से मुलाकात कर अपनी व्यथा सुनाई। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में सुबह से प्रदेश प्रभारी से मिलने वालों का तांता लगा रहा। भाजपा युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, रायगढ़, कवर्धा, बिलाईगढ़ के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश प्रभारी से मुलाकात की। भाजपा युवा मोर्चा में बची हुई नियुक्ति को लेकर प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने युवा मोर्चा के प्रदेश प्रभारी ओपी चौधरी और प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू को तलब किया। जल्दी से जल्दी बची नियुक्ति करने का निर्देश दिया। आज प्रदेश प्रभारी से मिलने वालों में प्रमुख तौर पर प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, प्रदेश मंत्री विजय शर्मा, संजय श्रीवास्तव, पूर्व मंत्री महेश कागड़ा, सच्चिदानंद उपासने और बाकी तमाम नेता थे। प्रदेश प्रभारी ने इन सभी से 1-to-1 बातचीत की। इस पर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व खुलकर कुछ भी बोलने से फिलहाल बच रहे हैं, तो कांग्रेस नेता इस पर चुटकी ले रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजेंद्र तिवारी का कहना है कि रमन सिंह के 15 साल के कार्यकाल में जो उपेक्षित थे वो आज भी उपेक्षित हैं। इसलिए अब भी हम चाहते हैं कि हमारे प्रदेश के प्रभारी महोदया पर्याप्त समय के साथ सभी कार्यकर्ताओं से मिल रही हैं। पूरे प्रदेश का हाल वो स्वयं समझ रही हैं। महिला मोर्चा के आगामी दिनों में होने वाली कार्य समिति के संदर्भ में महिला मोर्चा ने मुलाकात की। प्रदेश के सभी जिलों से, बहुत सारे जिलों से कार्यकर्ताओं ने आकर उनसे भेंट किया, उनका स्वागत सत्कार किया, उनसे मुलाकात की। भारतीय जनता पार्टी के 15 वर्ष के शासनकाल में केवल व्यावसायिक प्रवृत्ति के लोग हावी थे और उन्होंने भ्रष्टाचार को उत्तुंग शिखर तक पहुंचाने का काम किया। और तो भारतीय जनता पार्टी के वो निष्ठावान कार्यकर्ता जो अपनी पार्टी के लिए पूरी तरह से समर्पित रहे, वो उस दौर में भी उपेक्षित थे। भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ताओं का दुखी होना स्वाभाविक है। भारतीय जनता पार्टी ने सॉफ्ट टारगेट के जरिए आम लोगों के घरों तक पहुंचने का खास प्लान तैयार किया। कोरोना वैक्सीन लगवाने वालों की मदद के लिए एक प्रदेश स्तरीय कमेटी बनाए जो कि वैक्सीनेशन में मदद के लिए घर घर पहुंचेगी। वैक्सीनेशन कराने वालों को लाने और ले जाने में मदद पहुंचाएगी। वैक्सीनेशन के लिए लोगों को जागरूक करेगी। प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने बताया कि ये केवल सेवा भाव से किया जा रहा है, इसके पीछे कोई राजनीतिक मकसद नहीं है। कांग्रेस का कहना है कि अगर भाजपा के लोग वाकई कोरोना को लेकर कुछ करना चाहते हैं तो वो केंद्र से बिहार की तरह छत्तीसगढ़ के लोगों को फ्री में वैक्सीन उपलब्ध कराएं। उनका कहना है कि बीजेपी हर मामले में राजनीति करती है। कुछ दिन पहले राम मंदिर के नाम पर घर घर पहुंची और लोगों से करोड़ों रुपए का चंदा वसूला। अब वैक्सीनेशन के नाम पर भी सियासत कर रही है। कोरोना के आपदा काल में भी हमारे सभी कार्यकर्ता सेवा में ही जुट गए थे। इसलिए अब भी हम चाहते हैं कि हमारी कार्यकर्ता जो अभी सेवा भाव से ही हैं वो सब जाएं और इस कोरोना वैक्सीनेशन की जो करवानी है सभी को, इसके वास्ते हमने सभी से यही अनुरोध करें कि वे फिर से सेवा में जुट जाए। भारतीय जनता पार्टी के पास छत्तीसगढ़ में कोई काम नहीं है और भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति का इतना अधपतन किया हुआ है, उसके उदाहरण देखने को मिलेगा। राम का नाम लेना है, उसमें राजनीति, देशभक्ति की बात करना है, उसमें राजनीति, यहां तक कि अब वैक्सीन में भी वो राजनीति लाने की कोशिश कर रहे हैं। मंत्री अमरजीत भगत के बेटे पर जशपुर में पहाड़ी कोरवा आदिवासियों की जमीन रजिस्ट्री कराने के गंभीर आरोप हैं और अब इस मामले में जमकर सियासत भी हो रही है।
भारतीय जनता पार्टी ने सांसद गोमती साय की अध्यक्षता में इस मामले की जांच कराई, जिसमें जांच दल ने अपनी रिपोर्ट में पीड़ित पहाड़ी कोरवाओं की शिकायत को सही बताया। प्रदेश सरकार से मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की। मामला उजागर होते ही जमीन की सौदेबाजी में अहम भूमिका निभाने वाले दिनेश कोरवा के अपहरण और लापता होने की खबर से पुलिस पर सवालिया निशान लगने शुरू हो गए। वहीं अब बीजेपी नेता प्रबल प्रताप सिंह जुदेव ने जमीन मामले में कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए। कहा कि जिस दिनेश कोरवा के अपहरण की बात की जा रही थी उसे जशपुर के कुनकुरी पुलिस ने ढूंढ निकाला। अब दिनेश कोरवा खुद बता रहा है कि उसका अपहरण नहीं हुआ, बल्कि उसे जमीन दलालों और अपने परिवार वालों से जान का खतरा था और इसी कारण वो अपने दोस्त के यहाँ चला गया। दिनेश कोरवा ने बीजेपी नेताओं पर मामले में राजनीति करने का गंभीर आरोप भी लगाया। वही छवि यादव और दुने यादव और विषय यादव, ये लोग मेरा घर वाले को ये लोग लेके अपहरण बोल के इन लोग को झूठे इल्जाम मतलब ऐसे बोल के इन लोग करवा रहा है सर। इस मामले में राजनीति कौन कर रहा है? राजनीतिक प्रबल प्रताप और गणेश राम भगत और ये लोग कृष्णा राय यही लोग कर रहे हैं सर। ये सूचना आई थी ऑफिशियल तौर पर और जब नुकसान दर्ज करते हुए उसको पतासाजी के लिए टीम गठित की गई थी और जिसके प्रयास से ही हमें बरामद हो पाया। केंद्रीय रेल बजट करके चर्चा करते हुए आज बस्तर सांसद दीपक बैज ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने विशेष तौर पर इस बात का जिक्र किया कि लॉकडाउन के समय जब पूरे देश में रेलों का संचालन बंद था, तब मजदूर भाइयों और अन्य वर्ग के लोगों को अपने घर वापसी में जो दिक्कत उठानी पड़ी, उसे लेकर केंद्र सरकार मूक दर्शक बनी रही। संसद में हुई चर्चा में दीपक बैज ने केंद्रीय रेल मंत्रालय की ओर से लगातार बस्तर की उपेक्षा पर प्रश्न चिन्ह लगाया। उन्होंने पूछा, आखिर बस्तर की अमीर धरती की गरीब जनता पर रेल मंत्रालय की निगाह कब पड़ेगी? एक तरफ जहां एनएमडीसी और एसआर जैसी कंपनियों के लिए खनिज परिवहन करके रेलवे हर महीने 300 करोड़ से अधिक का राजस्व कमाता रहा, वहीं बस्तर की जनता को कुछ नहीं दिया। उन्होंने केंद्र सरकार से जल्दी बस्तर में रेल सुविधा बढ़ाने का आग्रह किया ताकि क्षेत्र की जनता को रेलवे की सौगात मिल पाए, लाभ मिल पाए। जब 23 मार्च 2020 को पूरे देश में रेलवे को बंद कर दिया गया, केंद्र सरकार से कहा कि हमें ट्रेन दीजिए कि हमारे मजदूरों को हमको लाना है। माननीय सभापति महोदय, केंद्र सरकार ट्रेन देने में आनाकानी की। महीने में 300 करोड़ रुपए इस सरकार को रेलवे को मिल रहा है सिर्फ ट्रांसपोर्टिंग किराया, लेकिन बस्तर को क्या मिला? मैं अभी भी पूछ रहा हूं केंद्र सरकार से। जो बंद पड़ी 4 ट्रेनें आप जल्द से जल्द चालू कराइए। कोरोना के बढ़ते आंकड़े को लेकर राज्य सरकार चिंतित है। कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन या नाइट कर्फ्यू नहीं लगेगा, बल्कि कोरोना की रोकथाम पर काम करेंगे। इसके लिए जिलों की समीक्षा बैठक होगी। सभी जिलों के प्रभारी मंत्री बैठक लेंगे और फिर जरूरी उपाय करेंगे। वहीं नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि हर दिन मरीज बढ़ रहे हैं। वैक्सीन को लेकर जो राजनीति राज्य सरकार ने की, अब उसका नतीजा सामने है। समय पर सबको वैक्सीन लग जाती तो ये स्थिति नहीं होती। ये भी कहा कि निजी अस्पतालों में वैक्सीन लगवाने वालों को राज्य सरकार की तरफ से पैसा दिया जाना चाहिए। लॉकडाउन की ओर हम नहीं बढ़ रहे हैं। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए क्या व्यापक उपाय किए जा सकते हैं, हर जिला स्तर पे प्रभारी मंत्री इसकी बैठक लेकर समीक्षा करेंगे और उसकी निदान करने का उपाय करेंगे। देखिए, अभी सरकारी अस्पताल में मुफ्त में कोरोना की वैक्सीन लग रही है, जहां पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो प्राइवेट अस्पताल है उसमें 250 रुपये का रेट रखा गया है और लोग प्राइवेट में जा रहे हैं, लगवा रहे हैं। मुझे लगता है कि जो सरकार ने कही है तो अब उनके समय बारी आ गई है कि आप जो प्राइवेट में 250 रुपये में वैक्सीन लगा रहे हैं, ऐसे लोगों का भुगतान सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ के की जानी चाहिए। लंबे गतिरोध के बाद आखिरकार छत्तीसगढ़ में कोवैक्सीन का टीका लगना शुरू हो गया। पहला टीका 71 वर्षीय कौशल परसाई को लगाया गया। हालांकि कोवैक्सीन का टीका लगने में थोड़ा विलंब हुआ है। पूर्व तैयारियों के मुताबिक सुबह 9 बजे तक मेडिकल कॉलेज के टीकाकरण केंद्र तक कोवैक्सीन का टीका पहुंच जाना था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। राज्य वैक्सीन सेंटर से कोवैक्सीन का टीका निकालकर आयुर्वेद कॉलेज स्थित जिला वैक्सीन सेंटर तक भेजने और फिर वहां से मेडिकल कॉलेज के टीकाकरण केंद्र तक पहुंचाने में दोपहर हो गई। दोपहर 2:30 बजे के बाद कोवैक्सीन का टीका लगना शुरू हुआ।
पूरे जिले के लिए कोवैक्सीन के 5000 डोज मिले हैं। अब मेडिकल कॉलेज टीकाकरण केंद्र में फर्स्ट डोज केवल कोवैक्सीन के लगाए जाएंगे। मेडिकल कॉलेज टीकाकरण केंद्र के प्रभारी ने बताया कि लोगों को विकल्प चुनने का अधिकार नहीं होगा। उपलब्ध वैक्सीन और लोगों की भीड़ के अनुसार यह तय किया जाएगा। टीका लगवाने वाले लोग इन विवादों से परे नजर आए। उन्होंने कहा कि देश के वैज्ञानिकों और प्रधानमंत्री पर उन्हें पूरा विश्वास है। कोवैक्सीन जो है कमज़ोर है, कोविशील्ड ज़्यादा अच्छी है, ये सब जो है मिथ्या है। मुझे कोवैक्सीन लगी है, पहली डोज लगी है, अभी तक जो है मुझे किसी प्रकार का कोई जो है साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो कोवैक्सीन हो या कोविशील्ड हो, अब ये तो जो भी सरकार के द्वारा मिला है हम बहुत खुश हैं। जब हमारे देश का फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो है वो ले रहा है, फिर हम लोग को कहाँ शंका संभव है। मेडिकल कॉलेज रायपुर में पहला डोज जिस भी हितग्राही को लगेगा वो कोवैक्सीन का लगेगा, और जो जिनको पूर्व में कोविशील्ड लग चुकी, दूसरा डोज जिनका ड्यू है उनके लिए अलग व्यवस्था की गई है। उनको क्योंकि जिसका पहला डोज लगा है वही वैक्सीन सेकंड डोज में आएगी। हमारे पास में निर्देश थोड़े से देरी से प्राप्त हुए। जिस प्रकार से कोविशील्ड हमने लगाई है, सेम गाइडलाइंस कोवैक्सीन के लिए भी हैं। छत्तीसगढ़ सरकार राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी और अंतिम किश्त इसी महीने देने वाली है। लगभग 18.5 लाख किसानों को 1200 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। राजीव गांधी न्याय योजना की सभी किश्तें देने के बाद कांग्रेस एक बार फिर से भाजपा पर आक्रामक होने जा रही है। कांग्रेस रणनीति बना रही है कि न्याय योजना को लेकर वो किसानों और आम जनता के बीच जाएगी और ये बताएगी कि कैसे छत्तीसगढ़ के भाजपा नेता किसान विरोधी हैं। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि हम तो पहले ही किसानों को उनकी पूरी राशि देने के लिए कह चुके हैं। बजट में 5700 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मंत्री चौबे ने कहा कि हम किसानों को एकमुश्त राशि दे सकते थे, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से लगातार अड़ंगा लगाए जाने के कारण 4 किश्तों में राशि दी है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने इस पर कहा कि छत्तीसगढ़ के किसान भाजपा सरकार के कार्यकाल में कृषि क्षेत्र में हुए काम की वजह से समृद्ध हुए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने किश्तों में भुगतान कर किसानों को दिक्कत ही दी है। चार किस्तों में देने का निर्णय हुआ और पहला किस्त 21 मई को, दूसरा किस्त 20 अगस्त को, तीसरा किस्त 1 नवंबर को और चौथा किस्त मार्च महीने में हम तो देने जा रहे हैं। भाजपा क्या आरोप लगाती है, क्या आरोप नहीं? उन्होंने जो स्वयं वादे किए थे तो किसानों को आज तक नहीं दिए, और खुद नहीं दिए तो नहीं दिए, जो दे रही है उसको केंद्र सरकार के माध्यम से अड़ंगा क्यों डलवा रही है, इसका उत्तर उनके पास नहीं है। ये सरकार ने चुनाव के पहले ये नहीं कहा कि हम किस्तों पे राशि देंगे, और किस्तों पे राशि देना एक प्रकार से किसान के साथ में न्याय नहीं है बल्कि उनके साथ में अन्याय है। इधर छत्तीसगढ़ लगातार बारदाने की समस्या से जूझ रहा है। बारदाने की कमी को लेकर एक बार फिर से कांग्रेस और भाजपा नेताओं के बीच में बयानबाजी शुरू हो गई। बारदाने की कमी को लेकर पिछले दिनों मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत कृषि मंत्री रविंद्र चौबे और प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने केंद्रीय खाद्य मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की थी, लेकिन राज्य सरकार को अभी तक नए बारदाने नहीं मिले हैं। एफसीआई में 24 लाख मीट्रिक टन चावल जमा किया जाना है, इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि केंद्र सरकार ने पुराने बारदाने से चावल लेने की बात कही थी, लेकिन अभी तक इस मामले पर कोई आदेश नहीं मिला। वहीं नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि जब राज्य सरकार को पता है कि धान खरीदी करना है तो पहले से बारदाने की व्यवस्था क्यों नहीं की। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ और खाद्य मंत्री जी हमारे अमरजीत भगत तीनों गए थे। केंद्रीय खाद्य मंत्री जी ने स्वीकार किया था कि केंद्र सरकार ने बारदाना देने में जूट कमिश्नर के माध्यम से लगभग असफल रही है, तो उन्होंने पुराने बारदाने से ही एफसीआई में चावल लेने की मांग स्वीकार की थी। लेकिन दुर्भाग्य है सामने कुछ और बोलते हैं, आदेश कुछ और निकलता है। तो बारदाने की बात को लेकर के आ रही है, वास्तविक में सरकार को ये बात मालूम है कि हर साल धान की खरीदी करनी है। समय रहते बोरा की व्यवस्था आखिर क्यों नहीं हो पाई? तो छत्तीसगढ़ में सरकार सोई रही समय रहते। मुझे लगता है राज्य सरकार समय रहते कुछ करना चाहती नहीं है और केवल केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगाना चाहती है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्रियों के साथ बढ़ते कोविड-19 के खतरे और कोरोना वैक्सीन पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा करेंगे। 17 मार्च को दोपहर 12:30 बजे मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी। प्रधानमंत्री मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ होने जा रही ये बैठक बेहद खास मानी जा रही है। पश्चिम बंगाल के रानीबंद में एक जनसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ममता दीदी ने आदिवासियों के अधिकार देने में भी कटमनी मांगा, वनपत्र अधिकार देने में कटमनी देना पड़ता है। बीजेपी सरकार बना दीजिए, किसी आदिवासी भाई को सर्टिफिकेट लेने के लिए 100 रुपए नहीं देने पड़ेंगे। आयुर्वेद चिकित्सकों को सर्जरी की अनुमति देने पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। इस बारे में सरकार की अधिसूचना को एलोपैथी डॉक्टर्स की संस्था इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) ने कोर्ट में चुनौती दी। IMA का मानना है कि ये आधुनिक पद्धति से इलाज करने वाले एलोपैथिक डॉक्टर्स के अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण है। धमतरी में नेशनल हाईवे पर यात्री बस पलट जाने से 2 लोगों की मौत हो गई, 9 लोग घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही अर्जुनी पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। जहां उनका उपचार जारी है। हादसा संबलपुर गांव के पास हुआ। बस पायल ट्रेवल्स की बताई जा रही है। अंबिकापुर के गांधीनगर पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने चोरी की 8 बाइक समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि लगातार बाइक चोरी की शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद मुखबिर तंत्र सक्रिय कर उनको गिरफ्तार किया गया। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। गौरेला पेंड्रा मरवाही में पानी की कमी से 2000 से ज्यादा पौधे सूख रहे हैं। बता दें, शासकीय उद्यान रोपणी लालपुर में 5 दिनों से 3 फेज बिजली न होने के चलते सभी पंप बंद पड़े हैं। उद्यान में लगे पौधे सूख कर मुरझा रहे हैं, लेकिन अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे। चलिए कुछ अन्य खबरें देखते हैं। छत्तीसगढ़ के भिलाई का रहने वाला 2.5 साल का अयांश पिछले कई महीनों से हैदराबाद के एक अस्पताल में जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहा है। उसे एक ऐसी गंभीर बीमारी है कि जिसके इलाज के लिए पूरी दुनिया में केवल एक दवा है और उस दवा की कीमत बेहद ज्यादा है। 16 करोड़ रुपए उस दवा की कीमत। यदि उसे खरीदकर भारत लाया भी जाए तो टैक्स के साथ इसकी कीमत तकरीबन 22 करोड़ रुपए हो जाएगी। अयांश के पिता एक प्राइवेट जॉब करने वाले व्यक्ति हैं और ऐसे में इतनी बड़ी रकम जमा करवा पाना संभव नहीं हो रहा। और ऐसे में अयांश के पिता योगेश गुप्ता अब इसके लिए जनप्रतिनिधियों से, लोगों से मदद मांग रहे हैं। इसके लिए एक वेबसाइट इम्पैक्ट गुरु नाम से बनाई गई है, जिसमें लोगों से अपील की जा रही है कि इस वेबसाइट के जरिए 39 दिन में वो अपनी तरफ से जो मदद कर सकते थे वो दिखने लगी है। वो अपना सहयोग दे रहे हैं। मदद के लिए बैंक अकाउंट नंबर भी इस वेबसाइट पर दिया गया, जिसमें कोई भी व्यक्ति अयांश की मदद कर सकता है। अगर आप भी चाहें तो ये अकाउंट नंबर जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस पर आप मदद कर सकते हैं, या impactguru.in ये वेबसाइट है। इस पर लॉगिन करके आप सारे डिटेल प्राप्त कर सकते हैं। आप अयांश की मदद कर सकते हैं। आपकी मदद से एक बच्चे की जान बच सकती है। यह अकाउंट नंबर आप ध्यान से देख लें, टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर है। इसके अलावा भी आपको बता दें कि वेबसाइट www.impactguru.in इस पर लॉगिन करके अयांश के बारे में सारे डिटेल आप प्राप्त कर सकते हैं। यह अकाउंट नंबर भी फ्लैश हो रहा है, इसको भी आप ध्यान से नोट कर सकते हैं। और ये इस वेबसाइट के ऊपर भी है, जिसको आप अभी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अयांश को एक नॉर्मल लाइफ देने के लिए अयांश भी सभी बच्चों की तरह उनके साथ खेलना चाहता है, वो भी स्कूल जाना चाहता है, वो भी वॉक करना चाहता है। प्लीज हेल्प अस एंड शेयर करिए जितना ज्यादा कर सकते हैं। हम मैनेज तो कर रहे हैं, लेकिन मेडिसिन की कीमत तो हम मैनेज नहीं कर सकते। वो तो मेरे ख्याल से बहुत कम होंगे पूरे भारत में जो खुद से ये मेडिसिन की कीमत अपने आप से बियर कर सकें। तो इसलिए उम्मीद है कि जो भारत की जनता है और छत्तीसगढ़ के लोग हैं वो इसमें हमारा सहयोग करेंगे। बस एक अपील है आप सबसे कि अयांश को बचाने के लिए हमारा साथ दें। I sincerely request all good-hearted citizens or corporates to please come forward and support this noble medical endeavor.
14 फरवरी को आयोजित हुई सीजीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा 2020 के मॉडल आंसर और रिजल्ट को लेकर बड़ी आपत्ति आई है। परीक्षार्थियों का आरोप है कि सीजीपीएससी ने इस परीक्षा के जिस संशोधित मॉडल आंसर शीट को सामने रखा है, जिसके आधार पर परिणाम जारी हुए, उसमें ऐसे जवाबों को सही मान लिया गया जो तथ्यात्मक तौर पर गलत हैं। परीक्षार्थियों ने इस पर आपत्ति जताकर कोर्ट जाने की तैयारी की है। मॉडल आंसर में छत्तीसगढ़ में वर्षा का आधार दक्षिण पूर्वी मानसूनी हवाओं को बताया, जबकि राज्य में वर्षा दक्षिण पश्चिम हवाओं की चलते होती है। इसकी पुष्टि खुद मौसम वैज्ञानिक कर रहे हैं। सीजीपीएससी ने उस कथन को भी गलत बताया जिसमें कांगेर घाटी का बायोस्फीयर जोन नहीं होने का उल्लेख है, जबकि कांगेर घाटी को सालों पहले बायोस्फीयर श्रेणी से हटा दिया गया। इसी प्रकार से संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार बताने वाले कथन को गलत बताया गया है। मॉडल आंसर में प्रति व्यक्ति आय को लेकर भी गलत जवाब की शिकायत की गई है। मामले में सीजीपीएससी के अध्यक्ष ने सवालों के जवाब 5 एक्सपर्ट से वेरीफाई कराने की बात कही। वहीं परीक्षा नियंत्रक ने कहा कि दावा आपत्ति मंगाए जाने के बाद घोषित परिणाम में संशोधन संभव नहीं है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।